इतिहास को किसी भी नज़र से आप देखिए, इतिहास में सबक ज़रूर है। और बात जब महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत की हो तो उससे तो आप अपना पूरा जीवन का एक एक सबक सीख सकते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती आज मनाई जा रही है। आपको लग रहा होगा कि 9 मई को भी ऐसी बातें की गई थी। आपको बता दें कि 9 मई को दरअसल अंग्रेजी तारीखों के अनुसार उनका जन्मदिन माना जाता है। 9 मई 1540 को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से उनका जन्मदिन था। वैसे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जो कि आज की तारीख पर पड़ती है। महाराणा प्रताप के साथ हम जितने भी किस्से सुनते हैं, दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें हम किस्से कहते हैं। बाकी राजाओं से जुड़ा हुआ इतिहास रहेगा। महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई बातों को अगर इतिहास का दर्जा दिए जाने की कोशिश होगी तो कहा जाएगा कि उसे एक स्पिन देने की कोशिश की जा रही है और उनमें कोई तथ्य नहीं है। दरअसल कई दफ़ा अगर आप जानते होंगे, हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में भी सुना होगा, तो उनकी तलवार, उनके भाले, उनके कवच के वजन की बात होती है, उनकी लंबाई की बात होती है। देखिए, लंबाई और महाराणा प्रताप के वजन की बातें तो अलग हैं, उनके प्रमाण अब इस दौर में कहाँ से लाए जाएं। लेकिन जहाँ तक उनके भाले, उनके तलवार, उनके ढाल के कवच के वजन को हम देखते हैं, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। वो सारी चीजें आज भी संग्रहालय में हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं वो शायद वहां जाकर उन चीजों को उठा कर देख लें, अगर उनसे हिल जाए, उनकी जगह से टस से मस हो जाए। उन्हें ये चीजें देखने की आवश्यकता है कि इतिहास को हमेशा क्या उसी रूप में देखा जाए जो एक बार दे दिया जाए। बाकी इतिहास तो छोड़िए, विज्ञान की थ्योरीज को आने वाले समय में आगे जो आते हैं वैज्ञानिक, आगे आने वाली पीढ़ियां वो चैलेंज कर देती हैं। वरना आज भी धरती को चौकोर माना जाता कि जाएंगे सिरे पे, आप वहां से गिर जाएंगे। तो एक एक चीज को अगर आप कटघरे में खड़ा करते हैं तो आप इतिहास को भी उस कटघरे में खड़ा करके उसके साक्ष्य समझने की जरूरत को समझिए। अब देखिए, महाराणा प्रताप पर भी जिस तरह की रिसर्च की गई है, उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा की ये रिसर्च है, प्रोफेसर एस.के. गुप्ता, किताबों में दर्ज हैं ये साक्ष्य, जिनके आधार पर वो देख रहे हैं कि दरअसल क्या हो सकता था। क्या हल्दीघाटी का युद्ध ऐसा वाकई है कि महाराणा प्रताप ने जीता हो। और सही मायने में हम कहें तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बातें की गई हैं। 1576 से 78 के बीच में दान पात्र हैं, उनकी तस्वीरें हैं, दान पात्र, और जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं उसमें दर्ज है ये चीजें। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भी मेवाड़ इलाके में भूमिदान महाराणा प्रताप कर रहे थे। अकबर राजा थे तो भाई देखना पड़ेगा। अब 18 जून 1576, उस दिन के बाद भी, यानी हल्दीघाटी के युद्ध का दिन हम बता रहे हैं आपको, उस दिन के बाद भी वहां वही सिक्के चल रहे थे जिन पर महाराणा प्रताप की मुहर थी। अब कोई भी जो कैसा भी जानकार हो वो इस बात को समझेगा ना कि कोई युद्ध अगर कोई दूसरा राजा जीत जाता है तो वहां पर मुहर किस राजा की इस्तेमाल होगी। अब मुहर जिस राजा की इस्तेमाल होती है, अगर वाकई प्रताप हार गए थे तो अकबर की मुहर क्यों नहीं थी। यह भी सवाल उठाया गया कि मुगल सेना जीती तो मानसिंह और आसिफ खान, जिन्होंने मदद की थी मुगलों की, वो 6 महीने तक दरबार से बाहर रहने की उन्हें सजा दी गई थी, और उसके बाद भी बारंबार उन पर आक्रमण करता रहा। क्यों? अगर जीत गया था अकबर तो बार बार आक्रमण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दरअसल बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई महाराणा प्रताप पर। हल्दीघाटी अलग अलग सर्ग में बटी हुई ये कविताएं हैं, और इसकी कुछ पंक्तियां मैं बोलते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। श्याम नारायण पांडे की ये कविता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि राजे महाराजे सरदार जो मिट गए लिए तलवार, उनके तर्पण में अविकार, आंखों से आंसू की धार। आगे उन्होंने लिखा, बनकर राणा सदृश महान, सीखे हम होना कुर्बान, चेतक समले वाजी खरीद, जननी पद पर हो बलिदान। आओ खोज निकाले यंत्र, जिससे रहे न हम परतंत्र, फूके कान कान में मंत्र, बन जाएं स्वाधीन स्वतंत्र। महाराणा प्रताप की जिंदगी किस तरीके से घास की रोटी खाई उन्होंने, लेकिन अपनी स्वाधीनता के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप अकबर दरअसल जिस तरह का पूरा उसकी कोशिश थी उस समय, बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश कर रहा था अकबर। उसी कोशिश में यह शामिल था कि वो समूचे भारत के अधिकतर हिस्से पर अपना आधिपत्य जमाए, और यही कारण है कई इतिहासकार महान भी अकबर को इसी वजह से करते हैं कि वो भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक राजा जो स्वाधीन रहने का उस समय प्रयास कर रहा था, अकबर के तमाम दूत आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं रहूंगा
स्वतंत्र रहूंगा, स्वाधीन रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी लड़ना पड़े। अकबर ने दरअसल ये इलाके को भी आप समझिए कि जो दिल्ली, आगरा, जो मालवा, अजमेर, गुजरात, सिंध, ये पूरा इलाका, ये सब सोचते थे कि मेवाड़ का जो राजा है उससे हमारे रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। अकबर ने कोशिश किया कि जब इन सारे इलाकों को पर उसने राज कर लिया तो उसने सोचा कि अब मेवाड़ एक बीच में रह गया, अजमेर जाना होता है, गुजरात के बीच में ये राज्य पड़ जाता है। तब उसने ये कोशिश की। कई जो भारतीय राजा थे उस समय, उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने एक तरह से धोखेबाजी की महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप अकेले डटे रहे। हाँ, भीलों का साथ उन्हें था, लेकिन ये आगे के क्रम में यह बात आती है। पहले जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें बताया जाता है कि चेतक ने हाथियों की तरह एक सूंड लगाया जाता था। चेतक बहुत बलिष्ठ घोड़ा था, मतलब मुझे लगता है कि इकलौता घोड़ा होगा इतिहास में जिस पर कविताएं लिखी गई हैं। तो बहुत बलिष्ठ था, हाथी का सूंड उसे लगाया जाता था ताकि हाथियों को धोखा दिया जा सके। तो जब वो चेतक अपनी अंतिम लड़ाई जब लड़ रहा था तो हाथी के ऊपर उसने अपने सामने वाले पैर डाल दिए, नीचे कर रहा था तो सूंड में लगा हुआ एक तलवार उसके पैर में लग गया, कट गया पांव उसका। लेकिन उसके बावजूद दौड़ते हुए वो अपने महाराणा को ले गया और जब तक उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर नहीं ले गया तब तक दम नहीं तोड़ा। उसके दम तोड़ने के बाद, या यूं कहें कि महाराणा एक बार जब युद्ध भूमि से निकल गए, तो जब भी कोई जो प्रमुख होता है वो अगर युद्ध भूमि से निकल जाता है तो उसके बाद मान लिया जाता है कि जो युद्ध है वो विरोधी ने जीत लिया है। लेकिन ये एक अध्याय है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अकबर ने लाख कोशिशें की, बार बार आक्रमण किए, लेकिन कब्जा नहीं जमा पाया मेवाड़ पर। और भीलों के साथ मिलकर महाराणा प्रताप ने एक दूसरी सेना अपनी तैयार की और उस सेना के साथ वो लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। इतिहास गवाह है, और ये जो समूचा इतिहास अभी तक लिखा भी गया ना, जिसे हम भ्रमित करने वाला भी कह सकते हैं, जिसे बदलने की आवश्यकता भी मानी जा सकती है, उन लोगों के लिए खासकर जो कहते हैं कि अरे ये तो बेकार है, ये बेवकूफ हैं, ये अनपढ़ हैं, वो कम से कम ये तो बताएं ना कि क्या साक्ष्य हैं जिनके आधार पर वो इतिहास लिखा गया। और जो नए साक्ष्य हैं जो अभी तक दफन किए रहे, उन्हें देखकर क्यों नहीं नया इतिहास लिखा जा सकता है? वो सब ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि इसके बावजूद 6 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया गया अकबर द्वारा, और 85% भूमि जो मेवाड़ की थी वो वापस महाराणा ने हासिल कर ली। दरअसल महानता को कभी भी किसी तरीके से किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है। लोगों के दिलों में आज भी महाराणा प्रताप की क्या अहमियत है ये पता चलता है। पाठ्यक्रम में उसे शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसे लेकर आपके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ने दीजिए। अकबर महान का अगर चैप्टर वो पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप का भी चैप्टर पढ़ लें। छात्रों को पढ़ने दीजिए, उन्हें फैसला लेने दीजिए। और इसी के साथ मैं अंत करना चाहूंगी, मेरे ही सहयोगी, असल में महाराणा प्रताप पर बहुत बड़ी बड़ी कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन मेरे सहयोगी, मेरी टीम में पंकज शर्मा है, उन्होंने एक कविता लिखी है। उन पंक्तियों से मैं अपनी इस बात को आपके सामने अंत करना चाहूंगी, अपनी बात रखना चाहूंगी। वो शौर्य सूर्य, वो युद्ध तूर्य, आजादी का अधिनायक वो, अरिको कराल पौरुष विशाल, जन जन के हिय का नायक वो अग्नि अंश, राजपूत वंश, अभिमान वो, स्वाभिमान वो, रणवीर वो, प्रणवीर वो, भारत के भाल का मान वो।